पर जागरूकता के रूप में वो आगे बढ़े। राहुल गांधी जी ने यदि इस मुद्दे को एड्रेस करने का प्रयास किया है, आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है, ये सियासत और राजनीतिक पार्टियों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा सिर्फ नहीं। तो इन मुद्दों पर विस्तृत डिस्कशन आज जरूरत है, समय की मांग है। कांग्रेस पार्टी सदैव इन विमर्श को केंद्र में लाने का प्रयास करती है। जब भी देश पर बंटवारे का संकट, धार्मिक ध्रुवीकरण का संकट, जाति धर्म में देश को बांटने का संकट आता है, हम प्रयास करते हैं कि उन मुद्दों से अलग हट करके कि जाति सशक्तिकरण की बात करना संवैधानिक मर्यादा के अंदर है। संविधान में ये अधिकार हमको दिया है कि जाति विहीन समाज जरूर निर्मित करेंगे हम, लेकिन जातीय सशक्तिकरण यदि कोई नीचे हमारा भाई रह गया है। 52,000 महिलाओं के खाते में सरकारी फंड 10,000 रुपये चुनाव के एक दिन पहले प्रत्येक विधानसभा में भेजा जाता है। गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए अजय जी का। अजय जी, मैं कल राहुल गांधी जी को सुन रहा था और अभी थोड़ी देर पहले मैंने डॉक्टर साहब से जो प्रश्न किया प्रदूषण को लेकर, उन्होंने कल वो मुद्दा उठाया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे नेता प्रदूषण के बारे में बात नहीं कर रहे, सिर्फ ये भी कह रहे हैं कि हम संसद में इस पर अब चर्चा चाहते हैं। हम शायद इसे रियलाइज करने में बहुत लेट हो गए कि जिस तरह के प्रदूषण में हम जी रहे हैं, अब बहुत इमरजेंसी वाली स्थिति आ गई है। राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को उठाया। आई एम श्योर कि विंटर सेशन अब शुरू हो रहा है, वहां पर यह मुद्दा जरूर गूंजेगा। और मैं आपसे सिर्फ ये नहीं चाहता हूं कि इस मुद्दे पर चर्चा हो, भाई ये भी चाहता हूं कि वजह क्या रही। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े रिसर्चर भारत ने दिए, लेकिन भारत की समस्या का समाधान पिछले 7, 8, 9 वर्षों में कोई नहीं कर पा रहा और यह समस्या और विकराल होती चली जा रही है। समस्या इतनी बढ़ गई है कि हम इस वक्त दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक शहर में आज सांस ले रहे हैं। वाकई बेहद दुखद है। अभी डॉक्टर साहब का मैं भी सुन रहा था और डॉक्टर साहब ने बड़े विस्तृत ढंग से इस मुद्दे को उठाया भी है। और मुझे लगता है कि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये जियो पॉलिटिक्स, एक तरह से प्रकृति नेचर को लेकर के कैसे हमारी राजनीतिक दृष्टिकोण होना चाहिए, सोचने का तरीका होना चाहिए। पॉलिटिक्स में हम सिर्फ ये मान के चलते हैं कि पक्ष विपक्ष, राजनीति, सत्ता, यही नहीं, इसके अलावे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें एड्रेस करना चाहिए। और न्यू जनरेशन की जो पॉलिटिकल थिंकिंग है वो चाहती भी है कि आप वैसे मुद्दों को उठाएं जो समाज से, पर्यावरण से या उन चीज़ों से प्रभावित हो। कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से उसका शायद समाधान न मिल पाए, पर जागरूकता के रूप में वो आगे बढ़े। राहुल गांधी जी ने यदि इस मुद्दे को एड्रेस करने का प्रयास किया है तो मैं मानता हूं कि वो कहीं से भी इसे राजनीतिक रूप देने की उनमें इच्छा नहीं है। इसे एक समस्या के तौर पे, जो समस्या दिल्ली वालों के फेफड़े को फेल करने का कहीं ना कहीं एक कारण बन रहा है, उस पर एक डिबेट, डिस्कशंस हो, जागरूकता हो। और मुझे लगता है सोशल, जो सिविल सोसाइटी है, चाहे डॉक्टर समाज हो, हमारे आपके जैसे जागरूक लोग हों, मीडिया के लोग हैं, इन सबको इसमें आकर के मेन रोल में आना चाहिए और इस पर एक जागरूकता की भी ज़रूरत है। हो क्या रहा है पिछले कुछ दिनों से आप और हम देख रहे हैं, हालांकि मैं आपके मंच के माध्यम से ज़रूर इस बात को व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने आज उस इशू को शुरुआत ही की, मेरे आने से पहले इसी इशू पर चर्चा हो रही है। अदरवाइज़ मीडिया के मेन स्ट्रीम से प्रदूषण का मुद्दा दिल्ली में जो सबसे भयावह रूप ले चुका है, उस पर कहीं कोई डिबेट, डिस्कशन नहीं हो रहा है, जबकि ज़रूरत है उसकी। जब सियासत करनी होती है, पिछली सरकारों के दौरान, मैं उसमें हो सकता है सहमत हूँ, ना सहमत हूँ अरविंद केजरीवाल से, पर उनकी जब शासन थी और उस समय जब ये बात आती थी तो आए दिन देश की मेन स्ट्रीम मीडिया उठाती थी इस बात को। आज वही समस्या आज भी है। समाधान का मैं नहीं कहता कि उसको मीडिया राजनीतिक तौर पे उस समय जो उठाती थी आज भी उठाए, पर कम से कम इस मुद्दे को तो उठाए, जागरूकता तो बने। आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है, ये सियासत और राजनीतिक पार्टियों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा सिर्फ नहीं है। तो इन मुद्दों पर विस्तृत डिस्कशन आज जरूरत है, समय की मांग है। विंटर सेशन शुरू हो रहा है और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी युवाओं पर जबरदस्त फोकस कर रही है। यहाँ भी बहुत सारे युवा बैठे हुए हैं।
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आज के सोशल मीडिया के ज़माने में जब अटेंशन स्पैन इतना कम है, कैसे जोड़ेंगे आप इन लोगों को? कैसे समझाएंगे कि आपको कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है और वो कैसे प्रभावित होंगे? प्रधानमंत्री के भाषण तो आपने देखे हैं, वो जो कहना होता है वो भी कह देते हैं और उनकी बातें बड़ी एंटरटेनिंग भी होती है और इसलिए रैलियों में उनको इतना लोग सुनने के लिए आते हैं। कांग्रेस पार्टी यूथ के साथ कैसे कनेक्ट करती है? क्या योजना है और पिछले कुछ चुनावों में वो परिणाम क्यों नहीं मिले आपको जो आप चाहते थे? कई प्रश्न आपने एक साथ कर दिया, तो एक एक का मैं उत्तर देना चाहूँगा। पहला प्रश्न आपका, युवाओं को वैचारिक आधार पर कैसे जोड़ा जाए। तो विचारधारा इस देश की क्या है? संवैधानिक चीज़ों में सब चीज़ें निहित है कि कैसे इस देश में समाजवाद, कैसे धर्मनिरपेक्षता, कैसे जाति धर्म से ऊपर उठकर हम राष्ट्र को प्रथम माने, राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण हो, और ये संविधान के दायरे में रह करके जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, इन चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं एक व्यापक विमर्श की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी सदैव इन विमर्श को केंद्र में लाने का प्रयास करती है। जब भी देश पर बंटवारे का संकट, धार्मिक ध्रुवीकरण का संकट, जाति धर्म में देश को बांटने का संकट आता है, हम प्रयास करते हैं कि उन मुद्दों से अलग हट करके देश को बनाने वाले लोग, स्वतंत्रता सेनानियों की क्या सोच थी, संविधान बनाने वाले लोगों की क्या सोच थी, कैसे देश के नौजवान जो हैं इन चीज़ों को समझें और समझ करके आगे बढ़ें। मैं फिर अपने युवा साथियों के लिए, चूँकि आपने दूसरा प्रश्न किया कि उनको कैसे जोड़ें या उनके लिए आपका क्या संदेश है, तो ये सच है। आपके इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आज जिस तरह से चुनौतियाँ हैं युवाओं के लिए भी, कि सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया में कई बार अनर्गल प्रलाप को हम देख रहे हैं और उसी प्रलाप को हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है सोशल मीडिया जरूर देखें, अवेयर भी हम सब रहें, पर साथ में जब भी आपको अपने जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाने की बात आए, आपको लगे कि ये देश कैसे बना और देश आगे कैसे बढ़ेगा, तो मैं बार बार एज ए प्रोफेसर होने के नाते भी मैं बात रखता हूँ कि दो चीज़ों को जरूर नौजवानों को पढ़ने की ज़रूरत है। एक तो भारत के स्वतंत्रता सेनानी यानी स्वतंत्रता आंदोलन कैसे हुई, उनमें किन किन लोगों का शहीद, किन किन लोगों का योगदान रहा, पार्टी और विचार धारा से परे हट करके कट्टरता के साथ नहीं, निरपेक्षता के साथ नौजवान को पढ़ना चाहिए। वो कांग्रेस और भाजपा के लिए नहीं, स्वयं के लिए और इस देश के लिए पढ़ना चाहिए। दूसरा, जब भी कोई बात भविष्य के लिए हो कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, तो भारत का संविधान जो पिरो करके एक जगह हमारे उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों की भावनाओं का वो एक तरह से प्रतिरूप है। गीता, कुरान, बाइबल से सबसे ऊपर यदि है तो इस देश का संविधान है। जरूर उसको एक बार ध्यान देना चाहिए, उसमें उन सभी समस्याओं का निदान मिलेगा और नौजवान मूल तौर पे यदि इसको ध्यान दें, जानकारी लें और उनके बताए हुए रास्तों के पद चिन्हों पर चल कर के आगे बढ़ें, तो मुझे लगता है देश में सौहार्द बना रहेगा, सहिष्णुता बनी रहेगी, पारस्परिक प्रेम बना रहेगा और शांति के साथ देश में विकास की राजनीति भी आगे बढ़ेगी। आपने कहा कि युवाओं को जोड़ना है तो जाति धर्म से ऊपर उठकर बात करनी होगी, पर पिछले कुछ दिनों में जातियों की गिनती की बात अगर सबसे ज़्यादा किसी ने की है तो कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने की है, तो कैसे जुड़ेंगे युवा? मैं फिर बात वही कर रहा हूँ, आर्टिकल 15(4) भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद की बात मैं कर रहा हूँ और इसमें स्पष्ट तौर पे ये निहित है। यही मैं बार बार इस चर्चा को आगे बढ़ाने की बात कांग्रेस पार्टी करती है कि जाति सशक्तिकरण की बात करना संवैधानिक मर्यादा के अंदर है। संविधान में ये अधिकार हमको दिया है कि जाति विहीन समाज जरूर निर्मित करेंगे हम, लेकिन जातीय सशक्तिकरण यदि कोई नीचे हमारा भाई रह गया है तो उसको कैसे मजबूती दें, इसमें कोई विद्वेष और संघर्ष पैदा नहीं करना हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है सशक्तिकरण करके जो नीचे हैं उनको ऊपर लाएं और सभी जब समान होंगे तो देश के लिए भी ये मजबूती होगी। यदि सभी पहिया बराबर ढंग से चलेगा तभी गाड़ी देश की आगे मजबूती के साथ बढ़ेगी। तो इसके लिए सभी जाति के लोग, यदि कोई कमजोर है, किसी कारण से उसको भागीदारी नहीं मिल पाई है, तो उसको जरूर भागीदारी मिलनी चाहिए और ये सियासत के लिए नहीं, ये देश के निर्माण के लिए जरूरी है।
मैं कुछ ऐसी बातों का जिक्र करता हूं जिन्हें कांग्रेस पार्टी अपना एजेंडा बना लेती है। वो एजेंडा बनाना उसे हिट रहा या फ्लॉप रहा, वो आप तय कीजिएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आपने कहा ईवीएम खराब है, इसे लेकर आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में कुछ साबित नहीं हुआ। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने। इस बार बिहार के चुनाव से पहले आप वोट चोरी लेकर आए, एसआईआर लेकर आए, एसआईआर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, आपने वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली, पूरा आपने जोर लगा दिया वोट चोरी पर। बिहार चुनाव का परिणाम यह है कि 10 सीटें पार करने में भी कांग्रेस की हालत खराब हो गई। क्यों ऐसा हुआ? बड़ा सामयिक प्रश्न है और आपका प्रश्न बहुत जायज है। 2 प्रश्न आपने किया ईवीएम को लेकर के। कांग्रेस पार्टी 2024 से पहले यदि ईवीएम की बात कर रही थी तो ऐसा नहीं है कि आज उसने ईवीएम की बात को छोड़ दिया है। वीवीपैट सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वीवीपैट का अनुपालना यदि सरकार करने को बाध्य हुई है, चुनाव आयोग बाध्य हुआ है, तो ये सच्चाई कहीं न कहीं इसके अंदर अंतर्निहित है कि चुनाव के इस प्रोसेस में कहीं न कहीं कोई न कोई बात है। यंत्र तंत्र षड्यंत्र, मशीन और मशीनरी का कहीं न कहीं दुरुपयोग संभव है और आज भली भांति हम सब देख रहे हैं किया जा रहा है। बिहार के एसआईआर के मुद्दे पर अब आए हैं। एसआईआर में मैं फिर आपके इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा, 30 सितंबर जो लास्ट डेट था मतदाता सूची को प्रकाशित करने का, उस प्रकाशित करने में 7 करोड़ 42 लाख की लिस्ट चुनाव आयोग ने दी। जिस दिन रिजल्ट आया है, आप लोगों के पास भी गूगल पर सब चीज़ उपलब्ध है, आप देखिए रिजल्ट के दिन टोटल जो टोटलिंग मतदाताओं की संख्या बताई जा रही है 7 करोड़ 45 लाख। अंतिम सूची के बाद 3 लाख वोट यदि जोड़े जाते हैं एसआईआर के प्रक्रिया में, बाकी तो कई चीज़ें हैं जो खामियां रहीं, सुप्रीम कोर्ट भी गए और उन खामियों को सुप्रीम कोर्ट ने कई जगह पे आपत्तियां भी दर्ज की चुनाव आयोग से, पर ये तो एकदम स्पष्ट दिख रहा है। दूसरी बात, आप ठीक कह रहे हैं कि हमें सीट कम आया है। यदि इक्वल प्लेइंग फील्ड लोकतंत्र में नहीं रहेगा, चुनाव आयोग एक तरफा चीज़ों को देखने का नज़रिया रखेगा, चुनाव के वोटिंग जिस दिन होने वाली है एक दिन पहले, एक विधानसभा की मैं बात उदाहरण के तौर पे करूं, 57,000 महिलाओं के खाते में सरकारी फंड 10,000 रुपये चुनाव के एक दिन पहले प्रत्येक विधानसभा में भेजा जाता है। कितना? 57,000 महिलाओं के खाते में। वोटर टोटल ऑन एवरेज 1 लाख 1.25 लाख होते हैं, उसमें 57 लाख परिवार के महिलाओं के खाते में आप 10,000 रुपये किसका भेज रहे हैं? भारत सरकार या बिहार सरकार का, जनता के पैसे का। पर वो चुनाव के एक दिन पहले चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बना रहता है। इस तरह से भारत हमारी देश के कोष का या राज्य के कोष का लगभग 2.25 खरब रुपए, खरब की बात मैं कर रहा हूँ, अरब से भी ज़्यादा, वो रुपए जो है खर्च कर दिए जाते हैं चुनाव जीतने के लिए। ये भाजपा का, कांग्रेस का पैसा नहीं है, ये सरकार के फंड का पैसा है। तो अब इस पर क्या चुनाव आयोग इस पर भी मुक्त चुप है? और हार का ठिकरा उसके बाद भी यदि विपक्ष पर फोड़ने के लिए मीडिया हमसे प्रश्न करती है, तो मुझे नहीं लगता कि देश के लोकतंत्र को कैसे आगे चलाना है और चुनावी प्रक्रिया को कैसे पारदर्शी बनाना है, ये तो एक विशद विवेचना का, विमर्श का प्रश्न है। और मुझे लगता है इसमें कांग्रेस भाजपा नहीं, इसमें सबको आकर के इस बात को सच्चाई के साथ स्वीकारना चाहिए कि क्या इसी तरह की यदि प्रक्रिया चलेगी, अगले चुनाव में यदि भारत सरकार हर लोगों के खाते में, महिलाओं के ही खाते में सही, चुनाव के ऐन मौके पर 50,000 रुपये दे दे, तो कहाँ तक ये उचित है, ये आपको तय करना है। एक आखिरी प्रश्न, विंटर सेशन की शुरुआत हो रही है पार्लियामेंट के, कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़े मुद्दे क्या रहने वाले हैं? संसद में इस बार कांग्रेस पार्टी के सांसद सबसे ज्यादा किस मुद्दे पर चर्चा की कोशिश करेंगे? देखिए, कई मुद्दे हम लोगों ने लाए हैं जो जनता के डायरेक्ट उनके समस्याओं से जुड़े हुए प्रश्न हैं। जैसे अभी तो एक महत्वपूर्ण बात है, दिल्ली जैसे राज्य के लिए जो देश की राजधानी है, और देश की राजधानी ये सिर्फ नहीं मैं मानता, पूरा देश का एक तरह से ये इकाई के रूप में है दिल्ली एनसीआर, सभी जगह के लोग यहाँ रहते हैं। आज उनके स्वास्थ्य की समस्या है, तो उस पर हम लोग चाहते हैं कि संसद में एक जरूर चर्चा होनी चाहिए। इसके अलावा एसआईआर 12 राज्यों में हो रहा है, जो प्रक्रिया अपनाई गई जिसके कारण दबाव में लोग जो है आत्महत्या तक कर रहे हैं, कई लोगों की मौत हो गई है।
तो इस प्रक्रिया को आनन फानन में इतना कम समय दे करके और उस प्रक्रिया का सही से पालन नहीं किया जाना, जिससे दबाव कहीं ना कहीं फिर उसमें कर्मचारी कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा ये है, इसके अलावा महंगाई बेरोजगारी से जुड़ा हुआ प्रश्न जो हमारा आम जनमानस के लिए है, इन्हीं मुद्दों पर मैं चाहता हूं कि सरकार भी चर्चा करे और यही जनता के मुद्दे हैं। हमारा और पक्ष और विपक्ष दोनों का कर्तव्य है कि जन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, ये मुद्दे को डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष की बहुत ज़रूरत है और लोग बिल्कुल चाहते हैं कि जो वो मुद्दे उठाना चाहते हैं जो सरकार नहीं उठा रही है या जो सरकार जिन पर काम करने में चूक जा रही है, वो आप इसी मजबूती के साथ, इसी बुलंद आवाज़ के साथ उठाते रहें। आपको बहुत शुभकामनाएं और बहुत शुक्रिया, इस मंच की आपने शोभा बढ़ाई। बहुत शुक्रिया आपका, जोरदार तालियां।